दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। आज जहां राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, भागलपुर, गया समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम वहीं का वहीं है। हालांकि पूर्णिया में तेल की कीमतों में आज हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर और बक्सर, मोतिहारी, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, भभुआ, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, सासाराम, सहरसा, छपरा, सीवान, शेखपुरा, शिवहर, हाजीपुर और बेतिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि पूर्णिया में पेट्रोल के दाम 14 पैसे और डीजल के दाम 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी, बिहारशरीफ, नवादा, कटिहार, मधुबनी, मधेपुरा और बेगूसराय में भी तेल महंगा हुआ है। वहीं समस्तीपुर, दरभंगा और सुपौल में पेट्रोल डीजल के भाव थोड़े से कम हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है। कैबिनेट का भी विस्तार हो गया है। महागठबंधन के कुल 31 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा हो गया है। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें महागठबंधन के सभी मंत्री शामिल हुए, जिसके बाद इसे लगातार बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता राबड़ी आवास में लगा हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने और उन्हें बधाई देने के लिए लोग आवास के बाहर पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव लोगों से मिल भी रहे हैं और उनके द्वारा लाए गए फूलें भी रिसीव कर रहे हैं। इतने सारे फूल और गुलदस्ता देख करके तेजस्वी यादव भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट पर सबसे पहले धन्यवाद देते हुए ये लिखा है कि उनसे मिलने आने वाले लोग गुलदस्ता फूल के बजाय किताब या फिर कमल लेकर के आए। ये किताबें आरजेडी की लाइब्रेरी में रखी जाएगी जिसे अन्य लोग भी पढ़ सकेंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सभी कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों और समर्थकों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि जब आप हमसे मिले, शुभकामनाएं देने आए तो फिर फूलों के गुलदस्ते के बजाय कोई किताब या फिर कलम ही अपने स्नेह के प्रतीक के रूप में दें। ये किताबें हमारे आरजेडी पुस्तकालय के धरोहर में रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि फ्री राशन के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अब फ्री गेहूं, चावल सहित अन्य खाद्य पदार्थों को बंद किया जाने वाला है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले फ्री राशन पर अब कुछ मूल्य चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने जो फ्री राशन की तिथि बढ़ाई थी वह खत्म हो गई है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में शुरू किए गए फ्री राशन की तिथि यानी कि फ्री राशन की डेट जून तक ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई थी। अब जब 2 माह बीत चुके हैं तो फिर सरकार राशन डीलरों से कुछ पैसा जमा करने की खबरें आ रही है। हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का दावा है कि अब राशन कार्ड धारकों से कुछ रियायती मूल्य खाद्य पदार्थों के बदले लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर नालंदा के किंडरगार्टन में कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार ग्रेजुएशन और BEd, DLEd होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 30 साल निर्धारित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्वास्थ्य विभाग में 35,000 पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। खबर के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री बनने के तुरंत बाद तेजस्वी यादव फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 35,000 पदों पर तुरंत बहाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आदेश के बाद विभाग ने खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग में 35,000 पदों पर बहाली तक
तकनीकी सेवा आयोग के जरिए होगी, इसको लेकर के प्रस्ताव तैयार कर लिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल प्रबंधक यानी कि HM, कम्युनिटी हेल्थ मैनेजर यानी कि CHO, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर समेत और कई पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नालंदा समेत 19 जिलों में वज्रपात और आंधी के आसार नजर आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, सारण, वैशाली, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, सिवान, शिवहर और पूर्वी चंपारण में आंधी और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। बिहार के इन जिलों में कुछ स्थान पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। वहीं 11 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। इन जिलों में कुछ स्थान पर आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दूं कि मौसम विभाग के द्वारा इस बार सही आकलन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मौसम अचानक रह करके मौसम विभाग को चकमा दे रहा है। इसीलिए मौसम विभाग भी सही ढंग से मौसम का आकलन नहीं कर पा रहा है कि आखिर बारिश होगी या नहीं। लेकिन फिर भी एक अनुमान के मुताबिक आज बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। जी हाँ, मौसम वैज्ञानिकों ने इन जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी नहीं की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में फिलहाल मानसून का सिस्टम बहुत कमजोर है, जिस वजह से बारिश नहीं हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहां एक तरफ नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ RCP सिंह, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाले 4 ऐसे नेता हैं जिनकी गतिविधियों पर सभी पार्टियों की नजर रहती है। जहां वहीं इन सभी नेताओं में से चिराग पासवान की स्थिति काफी मजबूत है। चिराग पासवान दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान के पुत्र हैं। नरेंद्र मोदी लहर में चिराग पासवान सांसद बने और उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कह करके 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इसके बाद से भाजपा अंदर ही अंदर उनसे नाराज हो गई, जिनसे उन्हें केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला। इसके बाद रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। वहीं चिराग पासवान की सबसे बड़ी खासियत है कि उनकी पार्टी लोजपा को ही बड़ा दलित वर्ग असली लोजपा मान रहा है। चिराग राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखते हैं। भाजपा ने अभी तक उन्हें केंद्र में NDA से बाहर नहीं किया है। अब जब भाजपा और जदयू अलग हो गई है, तब चिराग पासवान की लोजपा खुले तौर पर भाजपा के साथ मिलकर के बिहार में राजनीति कर सकती है, जिससे लोजपा की ताकत भी बढ़ेगी। वहीं RCP सिंह ने भी कभी नीतीश कुमार की पार्टी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाने में एक विश्वासी की भूमिका निभाई थी। लेकिन अब उनकी ही पार्टी जदयू ने उन पर 2012 से 2022 के बीच संपत्ति अर्जित करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद RCP सिंह ने जदयू छोड़ दी। जब वहीं अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भाजपा उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है। वहीं पर प्रशांत किशोर के बारे में बात किया जाए तो प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था। जहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ रहने और फिर उनकी सरकार के लिए नीतियां बनाने के बाद उनका साथ छोड़ दिया। हाल के महीने में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत नहीं बनी। अब प्रशांत किशोर जन सूरज यात्रा के माध्यम से बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने में लग गए हैं। वहीं पर मुकेश सहनी के बारे में बात किया जाए तो सन ऑफ मल्लाह के रूप में पहचाने जाने वाले मुकेश सहनी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नारा लगाया था, माछ भात खाएंगे, तेजस्वी को जिताएंगे। लेकिन तेजस्वी ने उनकी पार्टी को एक भी सीट न देकर के उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया था। आपको बता दो कि मुकेश सहनी अब मछुआरों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की मांग लगातार उठा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का साथ आना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो फिर भगवा पार्टी की बौखलाहट फिर से दिखी। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने बुद्धिमानी से 2 बड़े मंत्रालय अपने पास रख लिए और RJD को झुनझुना पकड़ा दिया। उनकी बात सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आई। लोगों ने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर के सुशील कुमार मोदी को जम करके आड़े हाथों लिया है। एक ने लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने बुद्धिमानी से बड़े मंत्रालय अपने पास रख लिए और एकनाथ शिंदे को झुनझुना पकड़ा दिया। नदीम राम अली के हैंडल से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि जब एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाते हैं तब ही वे अधिकतर समय सत्य बोलते हैं, बाकी समय असत्य ही बोलते हैं। एक ने लिखा है कि आप जैसे लोकतंत्र विरोधी का दर्द दिख रहा है, घाव गहरा लगा इस बार।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाई, जहां वे खुद स्वास्थ्य विभाग पहुंचे और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से जानकारी ली। जहां तेजस्वी यादव ने पदभार ग्रहण करते ही अधिकारियों के साथ घंटे भर बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बड़े भाई और पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके तेज प्रताप यादव का विभाग नीतीश सरकार में इस बार बदल दिया गया है। इस बार तेज प्रताप यादव को बिहार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिला है। तेज प्रताप यादव ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है और आज ही विभाग के साथ बैठक की है और अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को आज ही पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया था। हालांकि कई मंत्री आज पदभार ग्रहण नहीं करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी मंत्री एक एक करके पदभार ले लिया। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी वाले बिहार में नशे से लगातार जाने जा रही है। जी हाँ, हालिया मामला समस्तीपुर का है, जहां 2 युवकों की जान चली गई। परिवार वालों के मुताबिक 3 दोस्तों ने मिलकर के पार्टी की थी, जिसके बाद सोमवार सुबह से ही दोनों दोस्तों की तबीयत बिगड़ने लगी। इनमें से एक युवक ने आज रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे ने दोपहर को इलाज के दौरान दम तोड़ दी। घटना चक मेहसी थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव की है। बताया जाता है कि बिहार के छपरा में बीते 15 दिनों में 19 लोगों की जान गई है। शराब को लेकर के अलर्ट के बाद भी बिहार में कच्ची शराब का कुटीर उद्योग लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश में हर कोई अपने अंदाज में एक दूसरे को विश कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने घरों पर तिरंगा लहरा करके अपने देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए ढेरों वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए जो अभी वीडियो लेकर आए हैं वे इन सबसे अलग है। इसे देख करके आप गर्व भी करेंगे और भावुक भी हो जाएंगे। जहाँ ईश्वर ने जिन्हें हाथ पांव दिए हैं वह तरह तरह से अपने वीडियो तिरंगे के साथ बना करके इंटरनेट पर डाल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक दिव्यांग शख्स झंडे के डंडे पर तिरंगे की तरह खुद ही लहराते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो बाकी सभी वीडियो से बिल्कुल भी अलग है और बेहद खूबसूरत है, क्योंकि देशभक्ति सीने में होती है, जिसके लिए किसी जज्बात की ज़रूरत है, सुविधा की नहीं। वायरल हो रहे वीडियो में दिव्यांग शख्स की देशभक्ति लोगों को चौंका रही है। आप इस अलग स्वरूप को देख करके न सिर्फ इनकी तारीफ करेंगे बल्कि उन्हें सलाम भी करेंगे। जहाँ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दिव्यांग शख्स ने तिरंगे के रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है। वह वीडियो की शुरुआत में झंडे के एक पोल पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो तेजी से ऊपर जाकर के खुद ही तिरंगे की तरह लहराने लगता है और उसका ये जुनून आपको कुछ सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो हर किसी के दिल पर उतर जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कल बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री और पथ निर्माण मंत्री बनाया गया, जहां और कल ही उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, जहां उनके खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर कर दिया गया है। मामला ट्विटर पर किए गए उनके एक पोस्ट को लेकर के है, जिसमें तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है, जिसमें आगामी 25 अगस्त को पहली सुनवाई है। तेजस्वी यादव के खिलाफ ये परिवाद मुजफ्फरपुर जिले की एसपी एमएलए कोर्ट में दायर किया गया है। उनके खिलाफ ये परिवारवाद बीजेपी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांशु किशोर ने किया है। आरोप है कि बीते दिनों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा भाजपा के केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ एक अमर्यादित टिप्पणी की गई थी और इसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। वही मामले को लेकर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया है कि परिवारवादी के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें नेता राजद और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर के भारतीय दंड विधान की धारा 504 और 506 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की थी 25 अगस्त 2022 को मुकर्रर कर दिया है। यानी कि 25 अगस्त 2022 को सुनवाई होनी है। दोस्तों क्या आप बिना जूता या फिर चप्पल पहने पूरे दिन इधर उधर घूम सकते हैं? यकीनन आपका जवाब ना में होगा, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां एक शख्स ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव बिना जूता चप्पल पहने रहता है। इस गांव के लोग भूल से भी जूता या फिर चप्पल पहनने की गलती नहीं करते हैं। यहाँ के लोग जूते चप्पल पहनने के नाम पर नाराज हो जाते हैं। दरअसल तमिलनाडु के मदुराई से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा गाँव है जहाँ पर लोगों को जूते चप्पल पहनना मना है। इस गाँव का नाम कलीमायन है। इस गाँव में सालों तक किसी ने अपने पैर में चप्पल या फिर जूते नहीं पहने हैं।
यहाँ तक कि इस गांव के लोग अपने बच्चों को भी इसे पहनने से मना करते हैं। अगर कोई गलती से भी जूता पहन लेता है तो फिर उसे कठोर दंडात्मक सजा सुनाई जाती है। इस गांव में लोगों के जूते चप्पल ना पहनने के पीछे लोगों का अपना तर्क है। इस गांव के लोग अपाची नाम के देवता की सदियों से पूजा करते आ रहे हैं, जहां उनका मानना है कि अपाची नाम के देवता ही उनकी रक्षा करते हैं। उन्हें इसी देवता के प्रति आस्था दिखाने के लिए गांव की सीमा के अंदर जूते चप्पल पहनना मना है, जहां इस गांव के लोग पीढ़ियों से इन परंपरा को निभाते आ रहे हैं। अगर गांव के लोगों को कहीं जाना होता है तो फिर हाथ में चप्पल लेकर के गांव की सीमा के बाहर जाने के बाद वे जूता चप्पल पहनते हैं, और जब वापस आते हैं तो फिर गांव की सीमा से पहले ही जूते चप्पल उतार देते हैं, उसके बाद ही गांव में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिला से फिर से एक दहेज हत्या का मामला सामने आया है। दहेज के लिए ससुराल वाले दानव बन गए और अपनी बहू की जान ले ली। जी हां, गोपालगंज जिले में दहेज के लिए ससुराल वालों ने बहू की पीट करके जान ले ली। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की चारी दुर्ग गांव की है। मृतक महिला का नाम अन्नू देवी है, जिसकी शादी पिछले साल 1 दिसंबर 2021 को पवन मिश्रा के पुत्र ब्रजेश किशोर मिश्रा के साथ हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के पिता कुचायकोट थाने के भोबीचक गांव निवासी कालीचरण तिवारी के बयान पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। घटना के बाद से ही आरोपी तो फरार बताए जा रहे हैं। मृतक के पिता कालीचरण तिवारी ने बताया है कि उनकी बेटी अन्नू की शादी गोपालपुर थाने की चारी दुर्ग निवासी ब्रजेश किशोर मिश्रा के साथ 1 दिसंबर 2021 को हुई थी। शादी के समय हैसियत के मुताबिक सम्मान दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद से ससुराल के सदस्यों द्वारा दहेज में 50,000 रुपए नगद और RO गीजर की मांग की जाने लगी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने अन्नू देवी को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद महिला की पीट करके आज आखिर जान ही ले ली। दोस्तों, बात करते हैं कि मेटा टिकटॉक को टक्कर देने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रही है। इसी क्रम में कंपनी ने इंस्टाग्राम पर कई नए फीचर्स जारी किए हैं। ये फीचर्स यूजर्स के लिए फोटो और फिर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेयरिंग को आसान बनाते हैं। इस बीच कंपनी ने फेसबुक पर इंस्टाग्राम रील्स को क्रॉस पोस्ट करने की सुविधा शुरू की है। इस खबर की घोषणा कंपनी ने खुद की है, जहां कंपनी ने कहा है कि हम कुछ नए रील फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए कंटेंट ढूंढना और शेयर करना अधिक मनोरंजक, आसान और मजेदार हो सके। उन्होंने कहा है कि क्रॉस पोस्ट फीचर इंस्टाग्राम से फेसबुक तक एक रील को दोनों प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की अनुमति देगा। यानी कि अगर आपके पास दोनों ऐप पर अकाउंट है, यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अकाउंट है, तो फिर आप इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट कर सकते हैं और उसे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक शर्मा उर्फ कार्तिक मास्टर विवादों में फंस गए हैं, जहां उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। जहां वहीं इस मामले पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कानून मंत्री को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। दरअसल पटना जिले के बिहेटा थाना क्षेत्र में 2014 में हुए राजू सिंह के अपहरण के एक मामले में कार्तिकेय शर्मा को मंगलवार को कोर्ट में हाजिरी होना था, लेकिन वे मंत्री पद की शपथ लेने के कारण कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके कारण उनके खिलाफ वारंट निकल गया। जहां वहीं इस मामले पर सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगर कार्तिकेय सिंह आरजरी के पास उनके खिलाफ वारंट होता तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कानून मंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं नीतीश से पूछना चाहता हूं कि क्या वह बिहार को लालू के जमाने में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिकेय सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राजद नेता कार्तिकेय सिंह, जो अब बिहार कैबिनेट में मंत्री है, वो भी कानून मंत्री है, उनको 12 अगस्त को अदालत में 1 सितंबर तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानून मंत्री के खिलाफ वारंट जारी होने और कोर्ट की नज़र में फरार होने की खबरों को कार्तिकेय सिंह ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस अपहरण कांड में उन्हें फरारी बताया जा रहा है वह पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें हैं। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें नो श्योरशिप यानी कि गिरफ्तारी से छूट दे रखा है, इसलिए उनके फरार होने की बातें खबरें सिर्फ भ्रामक से भरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की सियासत में बीजेपी से नाता तोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाने वाले सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने कैबिनेट गठन के जरिए सिर्फ बिहार के अपने कोर वोट बैंक और जातीय समीकरण को ही नहीं बल्कि बीजेपी के पसमानंदा मुस्लिम पॉलिटिक्स को काउंटर करने का भी दाव चल दिया है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट के 31 मंत्रियों में से 5 मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं, जहाँ कांग्रेस जेडीयू कोटे से एक मुस्लिम को
मंत्री बनाया गया है। तो आरजेडी से 3 मुस्लिम नेताओं को जगह दी गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने कोटे से जिन 3 मुस्लिम नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है उनमें 2 पसमानंदा मुस्लिम हैं। इसमें भी ऐसी मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है जिनका बिहार की सियासत और सत्ता में अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में 3 मुस्लिम मंत्री बने हैं, जिनमें शमीम अहमद, शाहनवाज आलम और इसराइल मंसूरी शामिल है। शमीम अहमद मुस्लिम समुदाय की एक उच्च जाति से है, तो शाहनवाज आलम, इसराइल मंसूरी पसमानंदा मुस्लिम समाज से आते हैं, यानी कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं। इसराइल मंसूरी के रूप में बिहार में पहली बार धुनिया समाज से कोई नेता, मंत्री और विधायक बना है। वह मुजफ्फरपुर के कांठी विधानसभा से विधायक हैं। इसराइल मंसूरी मुस्लिम समुदाय के अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं और आज़ादी के बाद बिहार में पहली बार मंसूरी समाज का कोई नेता विधानसभा पहुंचा है और कैबिनेट में जगह मिली है। इसराइल मंसूरी पसमानंदा आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। वहीं शाहनवाज आलम बिहार के सीमांचल की कुलेहा जाति से आते हैं। कुलेहा बिहार में अति पिछड़ी जाति के तहत आती है, जो रस्सी बिनने और फिर जूट से बने सामान को बनाने का काम करती है। हालांकि कुलेहा जाति के लोग विधायक और सांसद बिहार से बनते रहे हैं। शाहनवाज आलम के पिता तस्लीमुद्दीन और भाई सरफराज आलम सांसद और विधायक रह चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर बिहार में मुस्लिम आबादी कितनी है। तो बिहार में मुसलमानों की आबादी कुल 16% है, जिसमें मंसूरी समाज की करीब 3.5% संख्या है। यह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ये बिरादरी मुसलमानों में काफ़ी वंचित रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इसराइल मंसूरी को कैबिनेट में जगह देकर के बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कवायद की है। ऐसे में मुस्लिम कुलेहा जाति की आबादी बिहार के सीमांचल में कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले में अच्छी खासी है, जहां तेजस्वी यादव के द्वारा मुस्लिम समुदाय से धुनिया और कुलेहा जाति के नेता को कैबिनेट में जगह देने को सामाजिक न्याय के प्रयासों का ये अंतिम कतार तक विस्तार माना जा रहा है। इससे दोनों जाति के लोगों का स्तर ऊपर उठ सकेगा और उन्हें राजनीति में भागीदारी मिलेगी। वहीं इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर में भी सुधार आएगा। जहाँ इसके अलावा इसे बीजेपी के पसमानंदा समाज के बीच पैठ बनाने की राजनीति को काउंटर करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि महागठबंधन सरकार में आरजेडी ने 1.5 दशक बाद जनाधार विस्तार के साथ कई नए विभाग जदयू से लिया है। इसमें मुख्य रूप से सीधे तौर पर शहरी जनता की रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े हुए विभाग विकास विभाग है। पिछली महागठबंधन सरकार में भी राजद के पास शिक्षा, नगर विकास और ग्रामीण कार्य विभाग नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2004 के बाद पहली बार आरजेडी को नगर विकास और शिक्षा जैसे विभाग दिए हैं। बतौर नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव के सामने नगर निकाय चुनाव संपन्न करानी बड़ी चुनौती है। यही नहीं, बेहतर काम के जरिए आरजेडी के लिए भाजपा के आधार वोट बैंक में पैठ बनाने का मौका है। वहीं जेडीयू से शिक्षा विभाग लेने के पीछे भी तेजस्वी यादव द्वारा 2020 के चुनाव में समान काम के बदले समान वेतनमान शिक्षकों को देने जैसे बड़े वादे को पूरा करना है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार चुनाव के दौरान शिक्षकों ने एकजुट होकर के तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए मतदान किया था। परिणाम भी आरजेडी के पक्ष में शानदार रहा था। वर्तमान में यही वजह है कि आरजेडी वर्तमान में सबसे बड़ा दल है। गाँव से लेकर शहर की सड़कों का निर्माण और रखरखाव जैसे विभाग काम में भी पूरी तरीके से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने पास रखा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले से आज एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर कांवरियों से भरी एक बस पुल की रेलिंग से टकरा गई। इस हादसे में 27 कांवरियां घायल हो गए। जब मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं 8 कांवरियों की हालात गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र के कजरा पुल के पास की है। बताया जा रहा है कि कांवरियों से भरी बस देवघर से किशनगंज जा रही थी। इसी बीच बुधवार की सुबह डगरुआ के कजरा पुल के पास बस चालक की आंख खुल गई, जहां जिसके चलते बस रेलिंग से टकरा गई। इस घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं आनंद फानन में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 8 कांवरियों की हालात गंभीर बनी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आज जब खांसी और शरीर में कुछ समस्याओं के बाद वे जांच कराने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे। महागठबंधन की सरकार में विजेंद्र ने
ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग का जिम्मा संभाला है। जहां नीतीश कुमार की कैबिनेट में विजेंद्र सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। उनकी उम्र 77 साल है। बताया जा रहा है कि खांसी और शरीर में कुछ समस्याओं के बाद वे जांच कराने अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें कोई अन्य परेशानी नहीं है। उनकी हालात चिंताजनक नहीं है। ऊर्जा मंत्री के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलने पर अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी IGIMS पहुंचे। बड़ी संख्या में विजेंद्र के समर्थक भी अस्पताल आ गए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही नीतीश कुमार के पास हो, लेकिन महागठबंधन सरकार में असली धन कुबेर बनकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उभरे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने CM पद के अलावा गृह विभाग सहित कुछ अन्य प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मंत्रालय को अपने पास रखा है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास तथा ग्रामीण कार्य विभाग जैसे अहम विभागों का जिम्मा है। ये ऐसे विभाग है जो बजट के हिसाब से काफी भारी भरकम है। दरअसल नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री के अलावा सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन सहित ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं वह रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू की NDA से अलग होने के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। जब बिहार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी अपनी राज्य इकाई में प्रमुख पदों पर बदलाव कर सकती है और नए चेहरे को प्रमुख जिम्मेदारी सौंप सकती है। बिहार में NDA से अलग होने के बाद बीजेपी की चुनौतियां काफी बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार में हुए बड़े सियासी बदलाव के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, BL संतोष, रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, नंद किशोर यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन लोगों को धोखा देने का गठबंधन है। बीजेपी इनके खिलाफ सड़क से लेकर के विधानसभा तक लड़ेगी। इस हिस्से ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय रेलवे ने आज 108 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहीं कई 12 ट्रेनों के रूट को भी बदल दिए गए हैं और 11 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है। अगर आप आज कहीं सफ़र करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आप IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन की रूट्स को चेक कर लें। रेलवे ने इन ट्रेनों को कई कारणों से रद्द किया है। इनमें मेंटेनेंस और रखरखाव कारणों से ट्रेनों को कैंसिल किया है। कैंसिल होने वाली ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई, कोलकाता और अन्य जगहों से होकर के जाती है। रेलवे की ओर से ये जानकारी IRCTC की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ट्रेनों के लिए inquiry.indianrailway.gov. पर जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी बधाई दी है। खेसारी लाल यादव ने बताया है कि कैसे 20 लाख रोजगार की कोशिश को साकार किया जा सकेगा। इसके लिए उन्होंने यूपी सरकार से सीख लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की तरह बिहार में भी फिल्म सिटी और बोर्ड का काम प्रभावी तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ही खेसारी लाल यादव ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी है। खेसारी लाल यादव अक्सर लालू प्रसाद और उनके परिवार की सराहना करते रहे हैं। हाल ही में लालू बिना चालू ई बिहार ना हुई गाना भी गा करके वह काफी चर्चा में रहा। अब उन्होंने नई सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी है, लेकिन इसी क्रम में उन्होंने सलाह भी दे दी है। मामला फिल्म सिटी और फिर बोर्ड के गठन का है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार सरकार को भी राजगीर में प्रस्तावित फिल्म सिटी और बोर्ड के गठन के काम में तेजी लाना चाहिए। हम शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में अन्य राज्यों को टैक्स और पैसे देते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपार संभावना है। हम आगे आने को तैयार हैं। अगर बिहार में फिल्म उद्योग को दूरदर्शी नियोजित नीति के साथ स्थापित किया जाए तो फिर निश्चय ही CM नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 20 लाख रोजगार की कोशिश को साकार किया जा सकेगा। दोस्तों,
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सरकार अपने वादे पूरी करने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक लाखों वैकेंसी भी निकाली जाएगी। जब खाली पड़े पदों को लेकर के सामान्य प्रशासन और फिर गृह विभाग ने कुछ दिनों पहले ही संबंधित विभाग और फिर जिलों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा था और सभी ने अब ब्यौरा भेज भी दिया है। जहाँ सबसे ज़्यादा खाली पड़े पद शिक्षा विभाग में है, जहाँ 1,80,000 शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर जल्द ही नियोजन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कुल 40,506 प्रधान शिक्षकों का भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने ब्यौरा भेजा है और इन पदों पर भी जल्द बहाली शुरू हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने 12,000 खाली पदों का ब्यौरा भेजा है, जिसमें सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, सहायक जेलर और 10,000 सिपाही पद शामिल है। वहीं कृषि विभाग ने 850 खाली पड़े पदों का ब्यौरा भेजा है, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, सांख्यिकी समन्वयक शामिल है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने आज नई केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया है। जहां बीजेपी की नई केंद्रीय चुनाव समिति में बिहार से किसी भी नेता को जगह नहीं मिली है। केंद्रीय चुनाव समिति में कुल 15 नेता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल के लक्ष्मण इकबाल सिंह, लालपुरा सुधा यादव, सत्यनारायण सहित कई लोगों को केंद्रीय चुनाव समिति में जगह मिली है। इस समिति में पहले बिहार से शाहनवाज हुसैन शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और जब बात बिहार की राजनीति की हो तो फिर ये खेल अप्रत्याशित संभावनाओं से जुड़ जाता है। मिट्टी में मिलकर कीचड़ से कमल खिलाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार की जनता के सामने लालटेन पकड़ लिया है। बिहार में नुक्कड़ पर बैठा चाय पीने वाला कोई भी साधारण व्यक्ति भी आपको ये बता सकता है कि लालटेन की रोशनी में नीतीश कुमार ने जो तीर चलाया है, उस तीर का निशाना 2024 का प्रधानमंत्री पद है। 2020 के चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा। एक कम राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये जानता है कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद सामने दिखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पद संभालने के बाद नीतीश कुमार के तीर की केवल और केवल प्रधानमंत्री पद की तरफ मुड़ जाता है। जब बिहार के सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के मजबूत नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री लोभ को सामने ला दिया है। नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी होते हुए नरेंद्र मोदी के विकल्प बनने का सपना छोड़ चुके हैं। जहां अंत में एनडीए के विरोधी के रूप में नीतीश कुमार ने ये ख्वाब पालने का साहस किया है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का सामना करने वाली यूपीए गठबंधन में सबसे मजबूत और विशाल पार्टी कांग्रेस रही है, जो पिछले एक दशक से हर मोर्चे पर कमजोर पड़ती नजर आ रही है और इसके शीर्ष नेतृत्व खास करके राहुल गांधी का विरोध वक्त दर वक्त कांग्रेस के अंदर ही होता रहा है। ऐसी परिस्थिति में एनडीए खास करके मोदी के वर्चस्व को खत्म करने के लिए यूपीए में कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेताओं के बारे में भी जो सोचा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि कैमूर जिले में एक दिन की जन्मी नवजात बच्ची को कलयुगी मां द्वारा फेंकने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बच्चे को उठा करके अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में इलाज कराने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां से भी बच्ची गायब हो गई, जिसके बाद अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लावारिस बच्चों की देखरेख के लिए चाइल्ड लाइन बनाया है। लावारिस बच्चों को चाइल्ड लाइन सौंपने को लेकर के लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है। यहाँ तक कि अस्पतालों में वैसे बच्चों के लिए पालना लगाया गया है कि जो लोग अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं, वे पालने में बच्चों को भी छोड़ सकते हैं। जिसके बाद चाइल्ड लाइन के जरिए बच्चों की देखभाल सरकार दत्तक ग्रहण केंद्र के माध्यम से कराएगी। जहाँ कैमूर जिले के कलयुगी मां ने एक दिन की जन्मी नवजात बच्ची को मोहनिया थाना क्षेत्र के पनापुर के पास बधार में फेंका। जब ग्रामीणों की नज़र पहुंची तो फिर ग्रामीण मोहनिया नगर थाना को सूचना देते हुए उसे अनुमंडल अस्पताल मोहनिया पहुंचाया, लेकिन वहां भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल प्रशासन ने बच्चे की एंट्री नहीं की, न ही चाइल्ड लाइन को सूचना इस मामले की जानकारी दी। जहाँ इतना ही नहीं, कुछ देर बाद बच्ची अस्पताल से गायब हो गई। ग्रामीणों की माने तो कई बार नवजात बच्चों को बधारों में फेंका जाता है तो फिर उसको ग्रामीणों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन अस्पताल के बाद कितने नवजात अस्पताल के माध्यम से ही चाइल्ड लाइन को सौंप दी जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। पूरा मामला मोहनिया थाना क्षेत्र के पनापुर का है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी उलटफेर के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है, तो फिर वहीं तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है। नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार किया गया। 31 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें गृह मंत्रालय को सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, तो फिर वहीं तेज प्रताप यादव को पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच नीतीश कुमार की करीबी माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उपेंद्र कुशवाहा स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर वे नाराज हो गए और दिल्ली निकल गए। तमाम खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सारी खबरें बेबुनियाद है। वे अपने पारिवारिक निजी कार्य से बिहार से बाहर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में आने से पहले अपना पूरा नाम उपेंद्र सिंह लिखा करते थे, लेकिन नीतीश कुमार के सुझाव पर उन्होंने अपना सरनेम सिंह से बदल करके कुशवाहा कर लिया। आपको बता दो कि बिहार में हमेशा से जाति की राजनीति होती रही है। खास वर्ग तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कुशवाहा ने अपना नाम बदल लिया। जब बिहार में करीब 7% आबादी कुशवाहा यानी कि क्वेरी तबके से आते हैं, जहां उनका वोट हमेशा राजनीतिक पार्टी के लिए अहम रोल अदा करता है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने देश की आज़ादी के 75 सालों बाद भी जाति व्यवस्था के मौजूद होने को लेकर के दुख जताया है। उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कलंक करार देते हुए बताया है कि राजस्थान के जालोर में 9 साल के दलित बच्चे को जिस वजह से मार दिया गया, कभी उसी तकलीफ से उनके पिता बाबू जगजीवन राम को भी गुजरना पड़ा था। मीरा कुमार ने ट्विटर पर इस बारे में एक के बाद एक 2 ट्वीट लिखे, जिनमें पिता के साथ हुए वाक़े का जिक्र किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने राजस्थान के जालौर में दलित बच्चे की जान जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पिता बाबू जगजीवन राम से जुड़ी बातें सबके सामने रखी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि 100 साल पहले मेरे पिता बाबू जगजीवन राम को स्कूल में स्वर्ण हिंदुओं के लिए रखे मटके से पानी पीने से रोक लिया गया था। उनका जीवन बचना एक चमत्कार था। आगे उन्होंने लिखा है कि आज एक 9 साल के दलित बच्चे को इसी कारण से मार दिया गया। आजादी के बाद 75 बरस गुजरने के बाद भी जाति व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। दरअसल आपको बता दूं कि मामला यह है कि राजस्थान के जालोर में एक दलित बच्चे की मौत शिक्षक की पिटाई से हो गई थी। यहाँ निजी स्कूल के टीचर ने प्रिंसिपल के मटके से पानी पीने के चलते बच्चे को पीट दिया गया था। जहाँ बच्चों का 23 दिनों तक अलग अलग अस्पतालों में इलाज चला, लेकिन 13 अगस्त को बच्चे ने अहमदाबाद के अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।